हम सीधे चल सकते हैं। नीलकंठ मिश्रा, सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकंठ, सबसे पहले आप बताइए इस बजट में क्या खास है और क्या मिस हो गया है? खास ये है कि सरकार ने आर्थिक स्टेबिलिटी पे फोकस किया है। अभी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही टर्बुलेंट हैं। अभी कोई भी पॉलिसी एरर होने से मार्केट्स में काफी ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, तो इसलिए मैक्रो स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। तो सरकार ने अपना फिस्कल टारगेट जो कंसोलिडेशन पाथ था कि 4.5% डेफिसिट रखेंगे FY26 में, तो उसको मेंटेन किया है। द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वो उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो जो भी पैसे बचे, क्योंकि इस साल उतनी फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं देनी होगी क्योंकि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम गिर गए हैं। इस साल नरेगा का डिमांड भी कम होने वाला है क्योंकि जॉब्स क्रिएशन शुरू हो गया है। तो उस वजह से जो पैसे बचे हैं उसको उन्होंने सड़कें बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में खर्च किया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से बजट के नंबर्स की क्रेडिबिलिटी कैसी। तो कभी कभार सरकार ये भी करती है और कर चुकी है बहुत 10-12 साल पहले कि आप ऐसे अनुमान लगा लें कि भाई टैक्स 20% बढ़ जाएगा, जो भी बढ़ता नहीं। तो इस सरकार के जो अजम्पशंस हैं बजट के, वो काफी क्रेडिबल हैं। जो ग्रोथ अज्यूम किया हुआ है काफी क्रेडिबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने आज अपने इन्वेस्टर्स को नोट भी भेजा, इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। ये आई थिंक बिग पिक्चर में सभी चीजें सही की। नीलकंठ जी, आपने एक बहुत अहम बात की कि किस तरह से स्टेबिलिटी लाएगी ये बजट, और आपने रोजगार की बात की। तो मेरा सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि रोजगार में इजाफा होगा। सीएमआई का जो मैं डेटा देख रही थी, 7.1% है बेरोजगारी दर हमारे यहाँ। अर्बन एरियाज में 8.6% और रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में 6.5%। तो आपका क्या प्रोजेक्शन है, कौन से एरियाज में, सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है इस बजट के मद्देनजर? तो देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस में एक सरकार का एक समय आता है जब सरकार का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्रोथ डाउनटर्न आने से सरकार को खर्च करना बढ़ाना पड़ता है, बट जब इकोनॉमी रिकवर करने लगती है तो इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि सरकार को धीरे धीरे अपने हाथ खींचने चाहिए। तो अभी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। जब लॉकडाउन के समय में क्या होता है कि जो रईस हैं, जो टूरिज्म पे, रेस्टोरेंट्स में, कोचिंग में पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे जो हैं वो बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मिलते हैं। लॉकडाउन के बीच में ये सब बंद हो गया था। जैसे ही इकोनॉमी खुली है पिछले 1-1.25 साल में, ये पैसे जब आउटफ्लो होने लगे, जैसे आपने देखा होगा टूरिज्म का डिमांड काफी बढ़ गया है, रेस्टोरेंट्स काफी खुल गए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है तो ड्राइवर्स की डिमांड बढ़ गई है, रेस्टोरेंट्स में काफी गहमा कमी है। तो इससे जो लो एंड जॉब्स हैं उनमें काफी इंप्रूवमेंट है। सो ऑलरेडी अभी आप देखेंगे जो कंज्यूमर कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जो लो एंड का डिमांड है, रूरल डिमांड है, ये काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार को अगर खर्च करना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सरकार ने किया है मेरे हिसाब से आगे जॉब क्रिएशन जो है वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। रियल एस्टेट मार्केट्स में काफी तेजी है। काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे खर्च की बात हुई है, सड़कों पे, रेलवेज में, उसमें काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है। नीलकंठ जी, जो ग्लोबल हालात बने हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, बार बार ये कहा जा रहा है कि वैश्विक मंदी आ सकती है, उसको लेकर चेताया जा रहा है। IMF के भी जो आंकड़ा है उसमें कहा गया है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकती है। तो ऐसे में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये बजट उन चुनौतियों को एड्रेस करता है? जी हाँ, जैसे जब दुनिया में ग्रोथ स्लो होती है तो लोग रिस्क एवर्स होते हैं। कहीं पे भी ग्रोथ स्लो होने से लोगों का रिस्क एवर्जन बढ़ जाता है। ऐसे में भारत जैसे देश को, जो हमेशा से करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, कहने का मतलब जितने डॉलर्स हमें चाहिए जो हम तेल
आयात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करते हैं, इनको पे करने के लिए जो डॉलर चाहिए वो कम पड़ जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारत में कोई भी पॉलिसी मिस्टेक्स ना हो। जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत को एक स्टेबल इकोनॉमी समझे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मेरे हिसाब से इस बजट का, और उस पे आई थिंक सरकार खरी उतरी है। जी, तो नीलकंठ जी, ये विकास और वेलफेयर, जी माफ कीजिएगा, पूरी कीजिए बात अपनी। जी शुक्रिया। सो ये ग्रोथ को भी थोड़ा मेरे हिसाब से मॉडरेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और दुनिया बहुत खराब कर रही है, तो आप ऑफकोर्स आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो निर्यात जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपके आयात सॉलिड रहेंगे, तो आपका जो डिमांड फॉर डॉलर्स है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी को स्लो करने की भी जरूरत है। जो सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट 6.4 का 5.9 का टारगेट दिया है, उससे वो भी अचीव हो। विकास और वेलफेयर को ध्यान में रखा गया और बैलेंस किया गया, ऐसा सरकार की तरफ से कहा, वित्त मंत्री ने कहा। पर जैसा विपक्ष कह रही है कि अभी अपने कुछ देर पहले हरीश रावत से भी बात की कि कुछ है नहीं बजट में, खाली लिफाफा है, तो आप हमें अगर 2-4 पॉइंट में बता दें कि कैसे विकास और वेलफेयर बैलेंस हो रहा है इसमें। देखिए, विकास और वेलफेयर के बैलेंस में जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की बात होती है, जैसे ये जो खाली लिफाफे की बात है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं खर्च करने को, आप उसको लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिससे कि फिर वो जाके उसको खुलेआम खर्च करें, या फिर आप कह सकते हैं कि हम इतनी सड़कें बनवाएंगे, और वो सड़कें हवा में तो बनती नहीं है। उस सड़क को बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, उस सड़क को बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, आप जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदने से लोगों को पैसे मिलते हैं। तो इसके ये जो नौकरियां जब इसे क्रिएट होंगी और इससे बाद जो सड़क बनेगी, उससे हो सकता है कि जैसे अभी अगर जो कॉरिडोर बना है बंबई से नागपुर तक का, पहले था कि अगर आपको जेएनपीटी से एक्सपोर्ट करना है तो आपको बंबई के आसपास फैक्ट्री लगानी होगी। अगर आप 8-10 घंटे में नागपुर से यहाँ पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि फैक्ट्री आप वहां लगा सकते हैं, तो वहां के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी एक जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा साधन है, और ये मानना कि लोगों को पैसे बांट के या वो